So जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is the second session of our 6 hours GCC वैट ट्रेडिंग, जिसके अंदर हमने पहले सेशन के अंदर हमने वैट एग्रीमेंट को डिस्कस किया था. ऑरली इसके सारे आर्टिकल्स देखे थे हमने वन बाय वन, जो कि 2015 के अंदर हुआ था बिटवीन 6 GCC मेंबर स्टेट्स. और आज उसके बाद हमने यूई का टैक्स स्टार्ट किया था, वैट वैट लॉ. और आज इंशाल्लाह हम उसे कंक्लूड करेंगे अलॉन्ग विद इट्स एग्जेक्टिव रेगुलेशंस. और फिर केएसए, बहरीन और ओमान का भी देखेंगे. अच्छा, द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस यूएई टैक्स लॉ वाज दैट कि ये केएसए के जो लॉ है ना, ये शुरू शुरू के अंदर आ गए थे. दीज टू कंट्रीज वर अमंग द फर्स्ट वन टू अडॉप्ट वीएटी लॉ आफ्टर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट. तो ये लॉज जो है ना वो मैच्योर हुए हुए हैं. लाइक कि अगर आप देखें ओमान का लॉ या उसका दूसरा बहरीन का लॉ, तो वो उतने मैच्योर्ड नहीं है. ये वाले जो है ना ये ज़्यादा मैच्योर्ड है. सेकंडली यहाँ पर ओमान या इसमें बहरीन में इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं है जितनी यूएई या केएसए के अंदर है. तो वो लॉ जो है वो ज़्यादा जिसके अंदर क्लैरिटी आप कह लें या ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवनेस आप कह लें कि वो इन दो लॉज के अंदर ज़्यादा है. तो इसलिए मैंने कल इसको स्टार्ट किया था ताकि हम मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कर सके, अपना स्टडी कर सके. अच्छा, हमने कल रजिस्ट्रेशन तक हमने देख लिया था. आर्टिकल नंबर 13 है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाला. इसके साथ हमने एग्जेक्टिव रेगुलेशंस भी देखी थी, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 8 था आई बिलीव वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का. जी, ये हमने यहाँ तक देख लिया था. और आज हमने इंशाल्लाह इससे आगे चीज़ देखनी थी. अच्छा, उसके बाद पहले आपके जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड पार्टीज़ का, ये तकरीबन हर लॉ के अंदर होता है. रिलेटेड पार्टीज़ और ये ग्रुप टैक्सेशन, ये हम देख लेते हैं जी. Two or more persons conducting businesses may apply for tax registration as a tax group if all of the following conditions are met. Each shall have a place of establishment or fixed establishment in the state. The relevant persons shall be related parties. One or more persons conducting business in a partnership shall control the others. ठीक है जी. अगर दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन्स हैं, अगर वो इन 3 कंडीशंस को मीट करते हैं, तो ये एज़ अ ग्रुप भी क्या कर सकते हैं जी, अपना वीएटी पे कर सकते हैं. वो भी हम देखते हैं कि उसका क्या मामलात है. मुझे काइंडली बता दें कि कल की क्लास से कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है जी. अच्छा, ये रिलेटेड पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट है जी, हम देख लेते हैं. रिलेटेड पार्टीज़ क्या होती हैं, आपको अंदाज़ा होगा, हर लॉ में होता है. For the purpose of tax group provision, the definition of related parties shall relate to any two legal persons in instances such as one person or more acting in a partnership and having any of the following: voting interest in each of those legal persons of 50% or more, market value interest in each of those legal persons of 50% or more, control of each of those legal persons by any other means. आसान हो रही है, आप इसको गो थ्रू कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं.
अच्छा जी। अच्छा जी, दो या दो से ज्यादा लोग, या तो उनके अंदर क्या हो, ईच ऑफ दोज लीगल पर्सन और मोर, या उनके अंदर वोटिंग राइट्स हैं वो 50% से ज्यादा हो, या फिर जो है वो इंटरेस्ट जो है मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट वो भी 50% से ज्यादा हो, या जो है वो किसी और कंट्रोल करते हो किसी मीन से। कंट्रोल से मुराद ये कि जो उसके जो जो डिसीजन मेकिंग है उसको कंट्रोल करते हो, उसको इन्फ्लुएंस करते हो। ईच ऑफ पर्सन इज रिलेटेड पार्टी विद थर्ड पर्सन, या वो फिर किसी तीसरे बंदे के रिलेटेड पार्टी हो। अच्छा, मैं इसमें आपको एग्जांपल दे, यहाँ तक कोई सवाल है इसमें? इसमें जी, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, two or more persons shall be considered related parties if they are associated in economic, financial and regulatory aspects, taking into account the following economic practices which shall include at least one of the following: अचीविंग अ कॉमन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, ये भी रिलेटेड पार्टीज होती हैं। वन पर्सन बिजनेस बेनिफिटिंग अनदर पर्सन बिजनेस, ये भी रिलेटेड पार्टीज होती हैं। सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय डिफरेंट बिजनेसेस टू द सेम कस्टमर, ये भी रिलेटेड पार्टीज होते हैं। फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस which shall include at least one of the following: financial support given by one person's business to another person's business, one person's business not being financially viable without another person's business, common financial interest in the proceeds। और तीसरी क्या है जी, रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस विच शैल इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग: कॉमन मैनेजमेंट, कॉमन एम्प्लॉयज, या फिर कॉमन शेयर होल्डर्स और इकोनॉमिक ऑनरशिप। ये अगर बेसिकली ना तीन चेक्स हैं, अगर आप यहाँ पे इसको देखें ना, पहला जी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का, दूसरा फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस का, और तीसरा किसका जी, रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस का। या तो इनमें से कुछ चेक पूरा होता हो, या फिर जो है ये जिसको आप कहते हैं ऑनरशिप का, तो या ये होता हो। तो इस पर अगर इनमें से कोई भी एक चेक पूरा होता है ना, तो वो दो पार्टीज आपस में क्या कहलाएंगी जी, रिलेटेड पार्टीज होंगी। और ये रिलेटेड पार्टीज क्या कर सकती हैं, ऑप्ट कर सकती हैं किसके लिए, ग्रुप टैक्सेशन के लिए। इसमें कोई मसला किसी को? जी, इसमें कोई सवाल किसी का? या वो उनकी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर कोई वो रिलेटेड पार्टी हो, या फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस में कोई रिलेटेड पार्टी हो, या कमर्शियल या इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में वो रिलेटेड पार्टीज हो। ठीक है जी। या फिर क्या है जी, वोटिंग, जो हमारे पास एक तीसरा अल्टीमेट ऑप्शन था वो वोटिंग का होता है। तो उसमें अगर वो रिलेटेड पार्टी ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर इन चार में से कोई भी कंडीशन मीट करती है, तो वो क्या होगी जी, रिलेटेड पार्टी होगी। अच्छा, ये जो इस तरह से आपको नजर आ रहा है ना वीईटी के लिए, अगर आप यूई का लॉ देखें ना, जो कॉर्पोरेट टैक्स का लॉ है, उसमें इतनी ज्यादा वो उसमें चेक्स नहीं दिए हुए। वहाँ एक सीधा सीधा चेक है, वो ये है जी, ये वोटिंग राइट वाला है, या फिर जो कॉमन डायरेक्टरशिप वगैरह वाला है। तो ये वीएटी के लॉ में ना ज्यादा, मैंने जैसा को बताया ना कि मेच्योर्ड है लॉ, इसके अंदर आपको ज्यादा 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 कॉम्प्रिहेंसिवनेस नजर आ रही है। राइट। जी, कोई मसला परेशानी? चले आगे। अच्छा, a tax group shall select one of its registered members to act as the representative member of this tax group। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है कि किसी एक कंपनी के वो उसको रजिस्टर मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे करते हैं। A request to register tax group shall be made by the representative member of that tax group, the authority। अच्छा, ये इसमें एक चीज मैं आपको बताना चलूँ कि बाकी सारी बातें तो समझ आ रही है ना हमें। जैसे ये एक चीज है, ये थोड़ी सी शायद आपको कंफ्यूजन लगेगी, के अलावा बाकी कॉमन कनेक्शन था, चलो प्रोसीड। एक और भी इसमें पॉइंट था, कॉमन, ये फाइनेंशियल सपोर्ट, ये। अच्छा, ये दो किस तरह से बनती हैं रिलेटेड पार्टीज, ये बता सकते हैं मुझे कि ये क्यों ग्रुप टैक्सेशन ऑप्ट करेंगी? इस पे कोई राय है आपकी? जी, बाकी तो हमें समझ आ रहा है ना कि वो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। ये तो नहीं समझ आ रही कि ये क्या कैसे है।
इनको ग्रुप टैक्सेशन क्यों अलाउ की गई है? ये हाँ जी, प्लीज बताएं इसमें कुछ आपको समझ आ रहा है तो। जी सर, ड्यू टू डिपेंडेंसीज और ड्यू टू द रीजन के एक ही सप्लाई चेन की तरह वेट वेट आ रहा है ना, राइट? यानी अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो एक ही कस्टमर को, तो वो अल्टीमेट बर्डन किस पे जा रहा है? कस्टमर पे जा रहा है। तो वो अगर ग्रुप टैक्सेशन करा देंगे ताकि जो वैट है ना वो इकट्ठा उनका एक जगह पार्क हो जाए, राइट? लाइक इसके अंदर भी ये चीज है। चलो जी, आसान बात थी। तो उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। The authority should make a decision regarding any application submitted for registration of two or more persons as a tax group within 20 business days, starting with the day on which it was received by the authority. Where a request to form a new tax group is approved, that a tax group registration shall be in effect according to the following. From the first year tax period following the tax period in which the application is received from any day determined by the authority. ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अच्छा, इसके अंदर मेरे ख्याल से और कोई नहीं प्रोसीजरल बातें लिखी हुई हैं, इसमें बताने वाली चीज नहीं है। इसके अच्छा, इसके बाद अमेंडमेंट टू द टैक्स जी, द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, the representative member appointed under Article 10 of this decision may apply to the authority to do any of the following. Add another person to become a member of the tax group, remove one of the members of that tax group, to nominate another person of that tax group as representative member with the consent of the other members registered by that tax group. जिसका आपने पढ़ा ना कि आपने सारे जो ग्रुप में से एक कोई मेंबर बनाना रिप्रेजेंटेटिव, तो वो जो इसके पास ये सारी भी अमेंडमेंट की ऑप्शन है। और उसके अलावा अथॉरिटी पे एक्सेप्ट, ये भी अथॉरिटी के डिसीजन है, प्रोसीजर बात है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टैक्स रजिस्ट्रेशन क्या होगा जी एज टैक्स ग्रुप? आपको जो बताएं अब चाहिए। जी ऑल गुड, स्टार्ट करूं मैं? अच्छा, registration of person as a tax group shall result in the following. Any business carried on by a member of that tax group shall be deemed to be carried on by the representative member and not by any other member of that tax group. Basically वो representative member के हाथ में ना नाम पे सारी taxation हो रही होगी। Any supply made by a member of that tax group to another member of the same tax group may be disregarded. उसके ऊपर वैट नहीं चार्ज होगा। Any supply taxable or otherwise by a member of tax group shall be deemed to made by the representative member. Any import of concerned goods or concerned services by a member of that tax group shall be deemed to be an import by the representative member. Any supply of बेसिकली क्या है, जितना इनपुट आउटपुट सप्लाई सारा कुछ हो रहा होगा ना, वो सारी किसके नाम पे रिटर्न जा रही होगी? वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के नाम पे जा रही होगी, ग्रुप रिटर्न बेसिकली हो रही होगी। इसमें कोई मसला? जी, इसमें कोई इशू? चलो जी, आसान सी बात थी, पाकिस्तान में भी मोर और लेस ही होता है। Uh, अच्छा, aggregation of related parties when two or more related persons are in business association as a result of their economic, financial, and regulatory practices in business, according to with clause 2 of Article 9 of this decision, and these persons are not registered as a tax group and have artificially segregated their businesses, then the taxable supplies of each of the persons shall be treated as aggregated for determining whether they both have exceeded the mandatory registration threshold and voluntary registration threshold. ये देख लीजिए, अगर तो कोई दो ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपस में क्या बनते थे जी, रिलेटेड पार्टीज बनते थे, और उन्होंने अपने आप को टैक्स ग्रुप नहीं बनाया, राइट? ताकि उनकी जो है अलग अलग सेल कम हो जाए और उनको रजिस्ट्रेशन ना करवानी पड़े। तो फिर क्या करेगा अथॉरिटी के पास? ये ऑप्शन है कि वो उनकी जो सेल, उनका जो रेवेन्यू है, उसको एग्रीगेट करके क्या कर सकता है, चेक कर सकता है कि क्या वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन उनकी बनती है या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। और अगर बनती है तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली अथॉरिटी उसके ऊपर प्रोसीड करेगी। वो आप देख लीजिएगा, आपको इसमें बताने वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये सारी भी वही बातें हैं जो हमने देख ली हैं, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्शन। अथॉरिटी में एक्सेप्ट टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम मैंडेटरी टैक्स रजिस्ट्रेशन अपॉन हिज रिक्वेस्ट इफ हिज सप्लायर्स आर ओनली सब्जेक्ट टू जीरो रेटेड।
अच्छा, कोई एक बंदा है जो 3,75,000 दिरहम से ज्यादा की सप्लाई करता है, बट वो सारी सप्लाई कौन सी होती है? जीरो रेटेड होती है। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एक्सेप्शन है, उसको वो एफटीए को अप्लाई कर सकता है कि उसको क्या करे, उसकी रजिस्ट्रेशन ना करें। Anyone accepted from the tax registration according to clause 1 of this article shall inform the authority of any changes to his business that would make him subject to tax under this DL, pursuant to the time limits and procedures determined by executive regulation, or the authority shall have the right to collect any tax due and administrative penalties for period of exception where the taxable person was not entitled to exception। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये सेम वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी 20 दिन का टाइम लिखा हुआ है। और जो आपने दर जो कंडीशन हमने कल पढ़ी थी ना, ये बिल्कुल उसका उलट यहाँ पे हो रहा है। कि पहले हमने कल पढ़ा था कि अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा तो अपने आप को रजिस्टर करवा ले, या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी जो है वो क्रॉस नहीं होगा तो अपने आप को डी रजिस्टर करवा ले। इसमें भी मेरे ख्याल से कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं है, प्रोसीजरल सी बातें आप देख लीजिएगा। कोई मसला परेशानी है इसमें, चलूँ मैं आगे? जी बताएं। इसको स्किप कर दो, ये प्रोसीजर से सिर्फ बातें लिखी हुई हैं। नहीं, मैंडेटरी नहीं है। नहीं नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, रुक जाए। अ, ये देखें। द रजिस्टर्ड शैल अप्लाई a register the a registrant shall apply to the authority for tax registration in any of the following cases. If he stops making taxable supply, if the value of supply of taxable supply, if the value of the taxable supplies made over a period of 12 consecutive months is less than the voluntary registration threshold, and said registrant does not meet the conditions stipulated of this decree law, तो उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को डी रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर उसका सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। अच्छा, मैंडेटरी इन दैट सेंस है। अच्छा हाँ, एक और इसमें सिनेरियो हो सकता है कि मैंडेटरी इन दैट सेंस है कि उसने अब करना ही नहीं है। लाइक उसने बिजनेस वाइंड अप कर, जैसे ऊपर वाला सिनेरियो है कि अब उसने बिजनेस ही खत्म कर दिया या वो टैक्स, अब तो ऑब्वियसली उसको डी रजिस्टर करवाना है ना। अब वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो रजिस्ट्रेशन छोड़ डी अपने बिजनेस बाइंड अप कर दे और डी रजिस्टर ना करवाए। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो ना, जो हमने यहाँ पे भी देखा भी है कि उसको लग रहा है कि यार वो नहीं होगा तो वो ना करे बाद में, यानी वो अपने आप को डी रजिस्टर ना करवाए, बाद में जब उसका थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा तो वो चलाता रहे मामला। क्योंकि बिजनेस तो होता है ना, सीजनैलिटी होती है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है बिजनेस में। तो ये नहीं होता कि आप बार बार उसको रजिस्टर करवाएं, बार बार डी रजिस्टर करवाएं। अच्छा, ये सारी हमने चीज देख ली है। ये भी सारा कल हमने देख लिया था, इसमें कुछ मसला नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, the supply of capital assets belonging to the person shall not taken into account to determine whether a person in business exceeds mandatory registration threshold or voluntary registration threshold। लेकिन इसमें भी कुछ मसला परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये प्रोसीजरल सी बातें हैं, मैं इसको जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ पढ़ने वाली बातें हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये भी हमने ऊपर देख लिया है, डे रजिस्ट्रेशन का भी, लाइकवाइज ग्रुप टैक्सेशन का। अच्छा, ये वो एक्सेप्शन है जो जिसका ऊपर लिखा हुआ था, टैक्सेबल पर्सन दैट वांट्स टू, ये हमने देख भी लिया ना। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, ये अब अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि अब तो लॉ डिक्री लॉ हो गया ना, तो अब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, आर्टिकल 17 रेलिवेंट नहीं है। अच्छा। अच्छा जी, ये देख लेते हैं। Deregistration does not exempt the person from his obligations and liabilities that were applicable under the decree law while he was still a registered, right? अब मिसाल के तौर पे आपने किसी कोई टैक्स पे करना था, लेकिन आपने पे नहीं किया, लेकिन आपने अपने आप को डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दे दी है। अब ये नहीं सकता कि आपने डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी है तो आप अपनी वो रॉयल लाइबिलिटीज पे ना करें। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब वो केस का फैसला क्या आता है, तो अब जैसे भी उसका फैसला आता है तो वो आपने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी होती है।
चाहे आप रजिस्टर्ड है, चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं है। जी, यहाँ तक कोई मसला किसी को? आसान सा है। तो मसला तो मुझसे पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। राइट, आसान आसान सी बातें। अच्छा, डेट ऑफ सप्लाई, ये हमने कल देखा था जी। टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड, ये जो हमने कल के वैट के एग्रीमेंट में देखा था ना, बेसिस इसकी वही है। हम इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। Tax shall be calculated on the date of supply of goods or services which shall be earlier of the following: the due date on which goods were transferred, यानी good transfer होगी हो, if such transfer was under the supervision of the supplier; the date on which the recipient of goods took possession of the goods if the transfer was not under the supervision of the by the supplier; where goods are supplied with assembly installation, the date on which the assembly and installation of goods was completed; the date on which the goods was are imported under the custom legislation; the date on which the recipient of goods accepted the supply, or a date no later than 12 months after the date on which the goods are transferred or placed under the recipient of goods disposal if the supply was made on returnable basis; the date on which the services were completed; the date on which the date of receipt of payment on the date, or the date on which the tax invoice was issued। ये हमने कल भी देखी थी जेनेरिक सारी कंडीशन। तो ये कंडीशन में से जो अर्लियर ऑफ है ना, उस दिन आपकी क्या हो जाती है, टैक्स ड्यू हो जाता है। ठीक है जी, कोई मसला इसमें? ये मैंने कल पढ़ा दिया था जी आपको। इसमें मुझे नहीं लगता आपको मसला होना चाहिए। ये प्लीज को मैं देख लेता हूँ जी, कोई मसला? प्लीज जल्दी जल्दी बताइए, हमने अब काफी पढ़ना है आज। अभी हमारा यूई को लॉ नहीं हो रहा, तो हमने केस से भी करना है अभी, ओमान और बहरीन भी करना है। अच्छा, डेट ऑफ सप्लाई इन स्पेशल केसेस है जी। आ, बिल्कुल। The date of supply or of goods or services for any contract that includes periodic payment। अच्छा, अब इंस्टॉलमेंट में बात आ गई। और consecutive invoices is the earliest of any of the following dates provided that it does not exceed 1 year from the date of provision of such goods and services। जी, सेम है, बट यूए के लॉ में ना कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो। मैं साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन जेनेरिक सारी चीजें सेम है, जो उसमें आ रही है ना एडिशनल चीजें, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बट ये कि बेसिस वो ही रहेंगी, आपको ये भी नजर आ भी रहा है ऑब्वियसली। द डेट ऑफ सप्लाई, अच्छा जी, कब होगा जी? जब डेट ऑफ इश्यूज ऑफ एनी टैक्स इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट इज ड्यू एज शोन इन टैक्स इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो इनमें से जो अर्लियर ऑफ हो जाएगा, तो उस दिन क्या है जी, आपकी ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट की टैक्स ड्यू हो जाएगा। द डेट ऑफ सप्लाई इन केसेस वेयर पेमेंट इज मेड थ्रू वेंडिंग मशीन shall be the date on which funds are collected from the machine। ठीक है जी, ये तो आपको पता है ना कि मॉल्स वगैरह में लगी होती हैं। The date of deemed supply of goods or services is the date of their supply, disposal, change of usage, or the date of deregistration, as the case may be। The date of supply of a voucher is the date of issuance of supplier thereafter। जी, इसमें कोई मसला? यहाँ पे किसी को कोई मसला? राइट, गुड टू गो। अच्छा। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई है जी। प्लेस ऑफ सप्लाई हमने कल पढ़ा था वेट एग्रीमेंट में कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ सप्लायर होती है, लेकिन उसके कुछ क्या हमने कल पढ़े थे, स्पेशल केसेस पढ़े थे। अच्छा, इसकी भी एक्सेप्शन है यहाँ पे भी। वेयर द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस द प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन अनदर implementing state and it's registered for tax wherein the place of supply shall be the place of residence of the recipient। ये कल भी अपने पढ़ते हैं, जो अगर कस्टमर टैक्सेबल है, तो फिर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो कस्टमर की स्टेट होती है। अ, अच्छा, where the recipient of services in the business and has a place of residence in the state। स्टेट से मुराद यहाँ पे यूई है।
and the supply does not have a place or presence in the state, the place of supply shall be in the state, right? तो फिर यूई जो है वो बनेगी। इंस्टॉलेशन परफॉर्म। ये सारी वही चीजें जो हमने कल पढ़ी है, डिट्टो ये वही जो चीजें हमने कल पढ़ी थी ना, ये सारी वही प्रोविजन है। ठीक है जी, चलूं मैं आगे, ये इसको डिस्कस करना है आपने। जी, मैं आपको एग्जेक्टिव रेगुलेशन भी दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उसने वो उसको दिया हुआ है, डिटेल से कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस किया। वेयर पार्ट ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स, दोज गुड्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जिट एंड री एंटर the state in the course of being delivered from one location to the state to another location, the state, the goods shall not be treated as exported or imported where all of the following conditions are met. Where the exit from and re-entry into the state take place in the course of a journey between two, two points in the state where there is no significant break in transportation while outside of the state, and any break is limited to what is reasonably expected in the course of physically transporting goods, where the goods are not unloaded from the relevant means of transport while outside the state, where the goods are not consumed, supplied, or subjected to any process while outside the state, where the nature, quantity, or quality of the goods does not change as a result of exiting and re-entering the state। इस तरह की कंडीशन हमने कल वेट एग्रीमेंट में पढ़ी थी। तो अगर ये सारी मीट हो जाती हैं तो क्या माना जाएगा कि ये ना, यानी अगर मिसाल के तौर पे यूएई से कुछ चीज निकलती है, कोई ट्रक चला यूएई से और चल के ना सऊदी से होके तो वो वापस आ गया सपोज करो, तो या आप कह लें कि दुबई से निकला तो अब उसने मेरे पास शारजा जाना था सपोज करें, मुझे नहीं पता, मैं कभी दुबई गया नहीं, तो वो हाँ, दुबई से निकला और वो फॉर एग्जाम्पल ओमान में एंटर हुआ, ओमान से घूम के फिर शारजा में चला गया। तो अब ये इसमें जाना तो अल्टीमेटली शारजा में था ना, बट ये ओमान से दुबई से निकला और फिर शारजा में एंटर हुआ, तो अब ना एक्सपोर्ट मान जाएगी और ना ही इंपोर्ट मान जाएगी अगर ये सारी कंडीशन मीट होंगी। राइट, व्हाट द पॉइंट। जी, ऑल गुड, ये हमने कल पढ़ी थी जी, रियल एस्टेट वाली बात। चले आगे। प्लेस ऑफ टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ये हमने कल पढ़ा था जी, कि जहाँ पर आपकी इंजॉय हो जाती है सर्विसेज वहां पर वो मानी जाती है, उसकी प्लेस मानी जाती है। लाइक जी, जहाँ एक्चुअल यूज या वो enjoyment of all telecom and electronic services shall be where these services are used regardless of the place of contact or payment। ठीक है जी। अच्छा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस इसको देख लेते हैं हम। रियल एस्टेट वाला, इसमें कोई मसला है रियल एस्टेट वाली में, आर्टिकल 21 में। हाँ जी, कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दें वरना मैं आगे चलूँ। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। गुड टू गो है, बस मुझे बताते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कोई बंदा जाग रहा है या समझ आ रही है, नहीं तो फिर मसला नहीं हो। अच्छा, ये भी कल हमने देख लिया था जी। अ, इसमें भी टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ये भी हमने देख लिया अभी। इसको देख लीजिएगा, कुछ इसमें सिर्फ उसको डिफाइन किया गया। अच्छा जी, चीट वैल्यू नोट, ये भी कल हमने देखा था, अपोर्शनमेंट भी, इसमें भी कोई मसला देख लें आप, अगर कोई चीज़ बताने वाली हो तो मुझसे पूछ लें। प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, ये भी कल हमने देखा था, वैल्यू सप्लाई, डिस्काउंट सब्सिडीज और वाउचर्स, कल हमने ये भी देखे थे।
कोई इसमें मसला है तो पूछ लें मुझसे। जी कोई मसला है यहाँ तक कि चलूँ आगे? सेम एडजस्टेड है राइट? कल हमने सारा देखा था। अच्छा ये टैक्स हम ये स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिंसिपल एजेंट वाला भी कल हमने पढ़ा था ना, इसमें कोई मसला? वैल्यू ऑफ सप्लाई ये भी हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई पार्टीज आर्म लेंथ पे होनी चाहिए जी। ये भी वैल्यू ऑफ तीन सप्लाई, टैक्स इनपुट प्राइसेस, डिस्काउंट सब्सिडीज, प्रोसेस। जी यहाँ तक कोई मसला? चलो मैं आगे चैप्टर 5 से ऑनवर्ड्स। कोई सवाल है तो पूछ ले। सर मैं बता देता हूँ। For taxable suppliers, the advertised price shall include the tax. Instances where price do not include the tax shall be determined by the executive regulations. मैंने कल आपसे अर्ज की थी, समझ आ गए? बता दूं? जी एग्जैक्टली। बेसिकली वो मैंने अर्ज की थी कि वो आपने ना उस पे, हाँ एग्जैक्टली, कि आपने ना प्राइस लिखनी होती है उस पे। एडवर्टाइज में वैट आना चाहिए था ना वो। अगर वैट नहीं होगा तो वो वैट उसके अंदर ही शामिल है। जी। अच्छा जी, बाकी लोगों को भी तसल्ली है, मैं चलूँ आगे? कोई सवाल है तो पूछ ले मुझसे। जी प्लीज मुझे बता दें अगर कोई मसला। चले। द रजिस्ट्रार may in any tax period calculate the charge tax based on the profit margin earned on the taxable suppliers as specified in the executive regulation of this degree law and now based on the value of these suppliers and the notice of authority of the same. Sure, that's good. The executive regulation of this degree law मैं बता देता हूँ जी। ये एक मार्जिन वाली चीज है, ये हमने कल नहीं पढ़ी थी, मैं आपको बता देता हूँ। The taxable person may calculate tax on any supply of goods by reference to the profit margin in the following situations. Where he made the supply of goods mentioned in clause 2 of this article, which were purchased from either a person who is not a registrant, a taxable person who calculated the person supply by reference to the profit margin. Okay, the terms and conditions is where he made a supply of goods for which input tax was not recovered in a qualified audit of this decision. The goods to which clause 1 of this article refers are goods which have been subject to tax before supply, which shall be subject to the profit margin scheme, and those goods are second-hand goods, meaning tangible movable property that is suitable for further use, or it is used for it is further use as it is or after repair, and teach meaning goods that are old, old collector's items, meaning stamps, coins, and currencies, and other pieces of scientific, historical, or archaeological interest. अच्छा जी, ये क्या है जी? जी अब सही है? हेलो, अभी आवाज सही है? नेट को इशू कर रहे हैं। जी, चले। आई एम नॉट श्योर, शायद कोई इंटरनेट वगैरह कुछ मसला कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कल से यहाँ पे पिंडी में मसला बना हुआ है। अच्छा मैं बता देता हूँ जी, पाकिस्तान में भी इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, आपने शायद सुना होगा, सेक्शन नंबर 38, इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर 38 है, उसका सब सेक्शन 5 है। ये पता है किसी को जिसके अंदर ट्रीटमेंट की जाती है
पर्सनल मूवेबल आइटम्स such as antiques, gold, coin, gold ducats, मेडिलियन। हाँ, मैं 1.5 साल से पहले छोड़ गया हूँ कभी, मुझे अभी फील हो रहा है गोल्ड मेडिलियन। अच्छा। स्टेटमेंट्स, स्टैम्प्स। अच्छा, इनके अंदर ना, अब ये एक सेक्शन है, पाकिस्तानी में लॉ से पहले आपको समझाता हूँ। ये एक सेक्शन है जिसके अंदर ना कैपिटल गेन का जिक्र है। कैपिटल गेन कुछ चीजों के ऊपर, जैसे गिफ्ट्स है या इस तरह की चीजें है ना, गिफ्ट खैर अब इसने निकाल दिया है। उसके अलावा ना इस तरह की चीजें हैं, एंटीक्स है, गोल्ड मेडल्स वगैरह है, पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह है। राइट। तो इसका होता ये है कि जो इसका जो कैपिटल गेन होता है ना, बड़ा सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव इस सेंस में होता है कि मिसाल के तौर पे मेरे दादा ने कोई चीज खरीदी, जैसे मैंने 100 रुपये की उन्होंने खरीदी, आज वो चीज मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक में बेचता हूँ ना, तो वो 5 लाख की बिकती है। बात समझ आ गई? अगर 5 मिलियन की मिल सकती है। अब अगर मैं कैपिटल गेन में, तो वो कितना बनेगा? इतना बनेगा। और मैं कहता हूँ बिल फर्क में 25% टैक्स देते हैं, तो इतना टैक्स बन जाएगा। ये चीज समझ आई आपको? तो अब मैं बींगा आम शहरी, मैं तो इतना टैक्स नहीं लूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा यार, मैंने जो चीज ली थी ना उस वक्त, ये 100 रुपए की नहीं थी, बल्कि कितने की थी, क्योंकि अब 50 साल पहले या 100 साल पहले की नॉलेज तो है नहीं। मैं कहूंगा मैंने ये बिल्कुल 10 लाख की ली थी। ये बात समझ आई है? मैं क्या करूंगा? मैं प्राइस को ऊपर स्टेट करूंगा, या मैं कहूंगा कि मैंने बिल्कुल 1 करोड़ की ली थी, मुझे इतना नुकसान हो रहा है इसमें। ऐसे ही हो सकता है ना? क्योंकि अब इसका एविडेंस तो है कोई नहीं, कोई इन्वॉइस है नहीं, कोई कुछ मामला है नहीं। ये चीज समझ आई है? तो इस तरह की इन्वॉइसिंग, इस तरह की आइटम्स के अंदर ना, सेकंड हैंड चीजों के अंदर या पुरानी एंटीक चीजों के अंदर टैक्स की। हेलो। देते नहीं। मैंने माइक री को रखी है। अच्छा जी। अच्छा, तो इन जैसी चीजों के अंदर ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंटीक और ये चीजों, तो इसके अंदर ना टैक्स अवॉइडेंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या मैं बात कर रहा हूँ? टैक्स की ना हेरा फेरी आप बहुत कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों के ऊपर क्या लॉ क्या कहता है, यूई का लॉ, कि आप ऐसी चीजों की अकाउंटिंग कैसे करें, जो इसके ऊपर जो टैक्स आप कैसे कंप्यूट करें। आप प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से कंप्यूट करें। क्या करें जी? किस हिसाब से करें? प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से क्या करें जी, इसके ऊपर टैक्स लगाएं। यानी आप जो जो मार्जिन इसके ऊपर बनता है, एक नॉर्मल जो प्रैक्टिस है इंडस्ट्री की, उसके मुताबिक जो है वो टैक्स लगाएं। ये चीज समझ आई है? ये बेसिकली वैट का ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये लिखा हो जी सीधा सीधा लॉ में। क्योंकि इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता ना। अब एक एंटीक है, वो 50 साल पहले मैंने लिया है, तो वो अब उसकी तो कोई इन्वॉइस नहीं है। इसी तरह सेकंड हैंड गुड्स की नहीं होती, ये इन चीजों की भी इन्वॉइसेस नहीं होती, और ये अच्छी खासी महंगी बिकती हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब आगे चलिए, ये चीज आपको इसका बैकग्राउंड समझ आगे आगे इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। A taxable person may not elect to calculate tax by reference to the profit margin in respect of goods referred in paragraph A of clause 1 of this article if a tax invoice or other document is issued for that supply mentioning an amount of tax chargeable on that supply। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको उसकी इनवॉइस मिल जाती है, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है, कि जो मैंने आपको दादाजी के एंटीक की एग्जांपल दी है, इसकी अगर आपको टैक्स इनवॉइस मिल जाती है, राइट, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमने कितने की एक्चुअल पेमेंट की, या उसके ऊपर जो वीएटी पे किया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर टैक्स नहीं देंगे, बल्कि एक्चुअल वैल्यू पे टैक्स देंगे। ये चीज समझ आई है? जी भाई, इसमें कोई मसला? इस क्लॉज का बैकग्राउंड समझ आया और ये कैसे हो रहा है मामला? एग्जैक्टली exactly।
देन प्रॉफिट मार्जिन बेसिस पे टैक्स नहीं लगेगा, वैट नहीं लगेगा। एक्चुअल जो कॉस्ट और उसका डिफरेंस देखे ना, वो उस वैल्यू पे लगेगा। लाइक एक्चुअल वैल्यू पे लगेगा, मुझे आपने सही लिखा, एक्चुअल वैल्यू पे लगेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद टैक्सेबल पर्सन मस्ट कीप द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड इन अकॉर्डिंग विद दिस आर्टिकल। स्टॉक बुक और ये जितनी चीजें हैं ना वो उसने रखनी है। इसमें कोई आपको मसला मसाइल नहीं होने चाहिए। चले आगे, कोई मसला परेशानी, ये एक नई चीज थी जो हमने कल नहीं पढ़ी। अच्छा, उसके बाद जीरो रेटेड की है और एग्जेम्पशन है। लाइक वाइज पाकिस्तानी लॉ की तरह एक्सपोर्ट हमने कल पढ़ा था जी, जीरो रेटेड होंगी। The supply and import of goods and services specified in chapter made by a taxable person shall be taxable supply subject to zero rated। ठीक है जी। कौन कौन सी है जी? Could you elaborate on what is the profit margin practice? यानी आप पूछ रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है? मैं बता देता हूँ, मसला नहीं है। ये पूछना चाह रहे हैं ना कि कैसे होता है। हाँ, मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी भी है, मैं आपको दोबारा देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक चीज है, जैसे आप हमने ये हमारे घर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे दादा ने ना एक रेडियो था, वो उन्होंने पता नहीं कब लिया था। वो ना आज से कुछ साल पहले उन्होंने 20,000 का बेचा। अब वो रेडियो 20,000 का उन्होंने ऐसे बेच दिया। अब पाकिस्तानी लॉ से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये 20,000 का रेडियो जो है ना वो बिक गया। अब जब टैक्स अथॉरिटीज ने, अब और उसके ऊपर हमें पता था यार ये अच्छा ये रेडियो हमने देखा। मैं फॉर एग्जांपल एफटीए से आया हूँ, मैंने ये रेडियो देखा और मैंने कहा यार इस तरह के रेडियो जो है ना वो फॉर एग्जांपल 1970 में बनते थे। राइट, उसके बाद ये बनना बंद हो गए। 1970 की ये मॉडल था और उसके अंदर जो है ना वो बिलफर्ज ये रेडियो, एक एक खास, मैं कहता हूँ यार इस रेडियो के अंदर ना इन्होंने फॉर एग्जांपल ये उस वक्त फॉर एग्जांपल 3,000 रुपये का लिया होगा। राइट, ये मैंने क्या, तो ये मेरे सारा, ये मेरा, ये मेरी, ये निकल आया प्रॉफिट इसमें से निकल आया। ठीक है जी। ये क्या निकल आया? प्रॉफिट निकल आया। एक एक उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन बेसिस पे एक चीज अस्यूम कर ली कि यार इसके अंदर मैंने कितना कमाया जी, 20/10, इसके अंदर मैंने 85% प्रॉफिट कमाया है। ठीक है जी। तो वो इस वैल्यू के ऊपर जो है ना वो वीएटी लगा देंगे। ये बात समझ आइए, 85% प्रॉफिट कमाया है मैंने। राइट। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ यार ये बिल पर 300 रुपए का था तो मैंने 98% प्रॉफिट कमाया। या वो फॉर एग्जाम्पल उस दौर में ये 100 रुपए का बनता था तो मैंने 99.5% प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन है। और ये हमारे घर में तो ये मैंने एग्जांपल देखी है, ये इस तरह से बिकती हैं चीजें। हाँ जी, एग्जैक्टली जो जी एग्जैक्टली प्रॉफिट मार्जिन पे लगेगा, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट नहीं पता ना, प्रॉफिट मार्जिन जो डील प्रॉफिट मार्जिन उस पे लगेगा। गॉट इट। चलो दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, ये वाली जी हमने कल पढ़ी थी मोर और लेस शायद। ये मेरे ख्याल से सारी पढ़ी थी हमने। नहीं, परचेज वैल्यू तो जो जितने पे हमने खरीदा था सर वो असेसमेंट बेसिस है ना, असेस्ड वैल्यू है ना वो तो असेस्ड वैल्यू है। इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इससे ज्यादा आसान एग्जांपल। बिल फॉर, मैंने लंडे का एक वो कंटेनर मंगाया, उसके अंदर 10,000 जैकटेन थी बिल फॉर। जैकटेन कितनी थी? 10,000। सर्दियों में तो आपको पता ना ये बिजनेस होता है। अच्छा, और इसकी कुल कीमत थी जो मैंने मंगाया, मैं कहता हूँ यार ये इसकी 2 मिलियन का ना मैंने मंगाया।
एक जैकेट मुझे कितने की पड़ी? 200 रुपए की। और मैंने ये बेची बिल फर्ज 2,000 की एक जैकेट बेची, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से निकल आया। राइट। ठीक है जी। चलो जी, आसान हो गया मामला। अच्छा, ये सारी जो हमने चीजें, ये जो जीरो रेटेड वाली बातें हैं ना, ये हमने सारी कल पढ़ी थी कि अगर आप किसी एयर ट्रांसपोर्ट पे या, नहीं सर, रेवेन्यू लॉस कैसे हुआ है? देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, होता ये है, ये जो आइटम होते हैं ना, जो इस तरह के आइटम्स हैं, ये बड़े सब्जेक्टिव होते हैं। इसके अंदर ना जो 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 आपके होते हैं, क्या बोलते हैं, जो जो सेलर होता है, जो बेसिकली सेल कर रहा होता है, ये इसके अंदर बड़ा हेरा फेरी होती है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, कि जैसे रेडियो की एग्जांपल दी है। अब एक्चुअली तो ऐसे बनता है, लेकिन मैं बीइंग अ टैक्स पेयर, मैं तो इस पे नहीं दूंगा। बीइंग अ बिजनेस ओनर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार ये इतने का नहीं था, ये 20,000 का है। मैंने ये उस वक्त खरीदा होगा, मैं कहूंगा यार मैंने तो ये खरीदा था 10,000 का, मैं तो इसके ऊपर इतना टैक्स दूंगा। अब ये सब्जेक्टिव है ना, मेरे ना एफटी के पास कोई इन्वॉइस है, ना मेरे पास कोई इन्वॉइस है। मैं रिटर्न में अपनी एक डील वैल्यू डाल के लिख दूंगा यार ये तो 10,000 का मैंने खरीदा था और 20,000 का बेच दिए। बट एफटी कहेगा ये ऐसे नहीं होना, पहले तो इसकी सस्ट वैल्यू निकाली जाएगी। और वो किस तरह से निकाली जाएगी, उसके उनके जो भी पैरामीटर होते हैं, पाकिस्तान में आपको बता दिए कैसे करते हैं। वो रेवेन्यू लॉस को बचा रहे हैं बुनियादी तौर पर। राइट। अच्छा, पाकिस्तान में पता है क्या होता है? पाकिस्तान में जो सेक्शन 38(5) है, वो कहता है कि अगर कोई कैपिटल गेन इस तरह से आ रहा है ना, अच्छा इसमें लोग इस तरह से करते हैं, कहते हैं यार मैंने 10,000 का नहीं लिया, मैंने मैंने मेरे पास वो लिया था 30,000 का, और मैं बेच रहा हूँ तो मुझे 20,000 आ रहे हैं, तो मुझे इसमें 10,000 का लॉस है, मुझे टैक्स सेविंग दो। तो टैक्स लॉ कहता है, जो पाकिस्तानी लॉ है वो कहता है इसमें कैपिटल लॉस आ ही नहीं सकता। सेक्शन 38(5) अगर आप पढ़े ना, वो कहता है कैपिटल लॉस आ ही नहीं सकता इसके अंदर, हम रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे आपको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हेरा फेरी हो सकती है ना बहुत ज्यादा, आप जितनी मर्जी कॉस्ट बना ले, कोई इसका एविडेंस नहीं है। और अभी आपने खुद ही देखा है कि लॉ कहता है कि अगर एविडेंस निकल आए, अगर एविडेंस यहाँ पे निकल आए, तो फिर क्या होगा, फिर आप एक्चुअल प्राइस पे वैट पे करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। सर ये हमने कल सारे मोर लेस पढ़े थे, मुझे इसमें नहीं लगता कुछ बताने वाली बात है। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ पूछी तो पूछ लीजिएगा। ये सारी जीरो रेट सप्लाईज की ना लिखी हुई है, ये सिर्फ सिंपल सिंपल बातें लिखी हुई। अच्छा, मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ। ये प्रोसीजर से बातें लिखी हैं जी, ये देख लीजिएगा। ये भी कल हमने सारा देखा था। The first sale or lease of a building or any part of a building shall be generated if the building was specifically designed to be used by charity and solely for a relevant charitable activity। कुछ भी इसमें बताने वाला नहीं है। The first supply of building or any part of building which is converted to a residential building shall be subject to the zero rate, provided that the supply takes place within 3 years of the completion of the conversion, and the original building or any part of it was not used as a residential building and did not comprise part of a residential building within 5 years prior to the conversion work commencing। अच्छा, कोई मसला इसमें?
Supply of education services shall be subject to various rates if the following conditions are met. The supply of education services is provided in accordance with the curriculum recognized by जो भी है उसको ये कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की और यहाँ से जिन जिनको 50 से ज़्यादा फंडिंग आती है वो उन सब की जो एजुकेशन है वो जीरो रेटेड होगी। यानी जो मतलब अपने इन्वेस्ट करेंगे ना अपने स्टूडेंट्स को तो वो उसको रेट 0% चार्ज करेंगे। अ, इसके अलावा एज एन एक्सेप्शन टू क्लॉज 2 ऑफ दिस आर्टिकल द फॉलोइंग सप्लाई शैल नॉट बी जनरेटेड Golden services by the education institution referred to in clause 1 that are not available to persons who are not enrolled in the education institution यानी जो जो मतलब किताबें जो बिकती हैं उसकी वो नहीं होगी इसमें any other than educational materials provided by uh, education institutions that are continued controlled by the state monitoring the education services for the purpose of education. अच्छा जैसे स्कूल को छोटे देखते हैं अपनी ये इसमें क्या इशू आ रहा है। अब क्लियर है मैं कल वाला सेटअप यूज कर रहा हूँ अगर स्कूल कोई अपनी बेचता है ना शर्ट वगैरह राइट तो वो जीरो रेटेड नहीं होगी यूनिफॉर्म्स है वो भी uniforms or any other clothing which are required to be worn by the educational institution irrespective of whether or not supplied by the educational institution part of the supply educational services ये भी zero rated नहीं होगा electronic devices भी zero rated नहीं होगी food beverages भी zero rated नहीं होगा field trips unless these are directly related to curriculum services and are not predominantly recreational extracurricular activities provided by or through the educational institution for a fee additional to the fee for the educational services a supply of membership in a student organization तो ये सारी जो है वो जीरो रेटेड नहीं होंगी इसमें कोई मसला जी इसमें कोई मसला परेशानी डन ऑल गुड अच्छा हेल्थ केयर में जी हेल्थ केयर सर्विसेज में शैल बी जीरो रेटेड प्रोवाइडेड दैट that a supply shall be made by a healthcare body or institution, doctor, nurse, technician, dentist or pharmacy licensed by the Ministry of Health or by any competent authority और दूसरा जो related to the well-being of the authority अच्छा ये देख लीजिएगा इसमें भी कुछ नहीं है अच्छा जी यहाँ पर कोई मसला परेशानी जी चले आगे अच्छा आगे एग्जाम सप्लाईज है हमने कल भी पढ़ी थी ये वैट के एग्रीमेंट की फाइनेंशियल सर्विसेज जो एग्जाम है सप्लाई ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थ्रू सेल और लीज अदर देन दैट इज रेटेड अकॉर्डिंग टू क्लॉज 9 एंड 11 ऑफ आर्टिकल 45 ऑफ दिस डिक्री लॉ और सप्लाई ऑफ बेयर लैंड सप्लाई ऑफ लोकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ये हमने कल भी जी चीजें पढ़ी थी फिर मैं बता देता हूँ आपको एग्जेक्टिव रेगुलेशन में क्या लिखा है इस पे फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में क्या लिखा है जी exchange currency connected dealings in money and the provision of credit and include the following exchange currency अच्छा उसके अलावा इशू पेमेंट्स कलेक्शन ओनरशिप ऑफ चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट एलसीज की जो होती है उसके अलावा डेट सिक्योरिटीज की इश्यूज जो है वो उससे जितनी है लोन सर्विसेज देना उसके अलावा क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स करना इक्विटी सिक्योरिटीज वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करना बेसिकली फ्यूचर फॉरवर्ड जो बैंक्स वगैरह भी करते हैं लोन के जी 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 ये कल भी हमने चीज देखी थी मैंने आपको इत्तसलात की एग्जांपल दी थी इत्तसलात की ना उसकी दी थी भूल गया मुझे वो एक चलती है अरब कंट्रीज में उसकी एग्जांपल दी थी नहीं सर एक बस चलती है नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा द प्रोविजन ऑफ एनी करंट ओमान में वो चलती है मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा कल मैंने वो बताया था आप लोगों को अच्छा द ऑपरेशन ऑफ एनी करंट डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट the provision or transfer of ownership of financial instruments such as derivatives, options, swaps, credits, futures, forwards इन सब के ऊपर ना जितनी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी क्या हैं जी एग्जाम्प्ट हैं
अच्छा, the following financial services shall be exempt. Activities under clause 2 of this article where they are not conducted in return for an explicit fee, discount, commission, and rebate or similar. The issue, allotment, or transfer of ownership of equity security or debt security, the provision or transfer of ownership of a life insurance contract, or the provision of reinsurance in respect of any such contract. तो अगर अभी किसी फीस इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ले रहे ना आप सारी सर्विसेज की, तो ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप इसकी कोई फीस ले रहे हैं तो फिर क्या है जी, ये टैक्सेबल है। ठीक है जी, जो फर्दर जो फीस है ना वो टैक्सेबल है। अच्छा जी। अच्छा, any supply made under an Islamic financial arrangement shall be treated in such a way as to give an outcome for the purpose of the decree law and the decision issued by the authority comparable to what would be the case for their non-Islamic counterparts। तो वो जिस तरह इस्लामिक का करने इस तरह नॉन इस्लामिक का भी, जिस तरह नॉन इस्लामिक की ट्रीटमेंट है लाइक वाइज वो इस्लामिक की ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाला है जी। सप्लाई ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज एग्जाम्प्ट अनलेस इट इज इरोटेड वेयर द लीज इज मोर देन 6 months और द tenant of the property is a holder of an ID card issued by Federal Authority for Identity and Citizenship। ठीक है जी, उसके वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए ये। अच्छा जी, पीरियड ऑफ टेनेंसी रेफर टू इन क्लॉज 1 ऑफ दिस आर्टिकल शैल बी आइडेंटिफाइड विद रेफरेंस टू द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ऑफ टेनेंसी एंड शैल नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी पीरियड arising from a right or option to extend the period of tenancy or renew the tenancy study. For the purpose of one of this article or right of any party to terminate the lease early shall be ignored। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। रेजिडेंशियल की जो बिल्डिंग जिसकी एग्जेम्पशन है और ये इसकी तीन कंडीशन लिखी होगी, ये आपको जहाँ से आप इसको भेज सकते हैं ये वाली। ठीक है जी। तो उसके अलावा मेंशन ऑफ देयर लैंग्वेज दैट इज नॉट कंप्लीट बाय मिस्टर ऐसा नहीं होता है, आपको पता ही है, एग्जामिटिंग होती है घर में। The supply of local passenger transport service is a qualifying means of transport by land, water, or air from a place to the state to another place in the state shall be exempt। ठीक है जी। अच्छा, the phrase qualifying means of transport means motor vehicle including a taxi, bus, railway, train, monorail, or similar means of transportation designed or adapted to transport a passenger। A ferry boat, पता नहीं जो जो कुछ भी है ये देख लीजिएगा। ये देख लीजिए जी, ये एक सेक्शन है इसकी। ये इसी का मसला परेशानी है। जी। तो ये चीज हमने कल ये वाली बात भी पढ़ी थी, सिंगल और कंपोजिट सप्लाई वाली भी। जी, ये भी कल हमने देख लिया था, इसमें कोई मसला। हाँ जी, यहाँ पर कोई मसला परेशानी प्लीज मुझे बता दे, कोई मसला है तो ताकि हम डिस्कस कर लें, वरना मैं आगे चलूँ। जी, ये मैंने कल डिस्कस किया था ना हमने। ठीक है जी। अच्छा, ये एक चीज डिस्कस करने वाली है, उससे पहले वो देख लेते हैं। ये हमने देख लिया तो रिवर्स चार्ज भी देख, ये चलो है ना इसकी रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज का हमने जल्दी से डिस्कस किया था। नहीं, मल्टीपल कंपोनेंट ये होता है कि वो सर्विस जो है वो, हाँ आप ले एक बंदे से, बट दैट कैन बी bought from another person, like that can be separately identifiable। ये उसका वो होता है ना फीचर। राइट, चले आगे। रिवर्स चार्ज का पता है ना।
जी आवाज नहीं थी। इसमें कोई मसला रिवर्स चार्ज में, फिर हमने डिस्कस किया था, इसमें कोई मसला। ऑल गुड। चले जी, मैं आगे चल रहा हूँ। बाकी प्रोसीजरल सी बात है, ये आप उसमें देख देख लीजिएगा आप, लाइक आपको ये मैंने लगा जो मैंने आपको लिंक भेजा ना, सारे सारे अपलोड कर दिए सारी कंट्रीज के लॉज भी, उनकी एग्जेक्टिव रेगुलेशन भी। तो ये एक ये एक प्रोफाइल पे टाइम लगाते हैं अभी। तो पहले मैं देख रहा हूँ कोई और चीज है वो बताने वाली है, तो ये भी कल सारा देख लिया था हमने। ये भी आपको वो आना चाहिए। अच्छा जी, हम डेजिग्नेटेड फ्री जोन देखते हैं। A designated zone that meets the conditions specified in the executive regulation of this decree law shall be treated as being outside the state। अच्छा, बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो यूई है ना, इसके अंदर फ्री जोन्स हैं। फ्री जोन्स के अंदर ना टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी अप्लाई नहीं होता, और ये वीएटी का जो लॉ है ना वो भी अप्लाई नहीं होता। वो जिस तरह पाकिस्तान में है ना कि फाटा पाटा है वो फ्री जोन है, या गवादर में एक्सेप्शन है कुछ सालों की, वो फ्री जोन है। राइट, इस तरह यूई के अंदर भी ना कुछ फ्री जोन्स हैं, और उसके ऊपर ना अपने उनके अपने अपने लॉज हैं, उनके मुताबिक उनकी ना स्पेसिफिक रेगुलेशंस है। वीएटी की मैं आपको बता देता हूँ। Goods may be transferred from one designated zone to another designated zone without any tax becoming due। ठीक है जी। The executive regulation of this decree law shall specify, ये मैं आपको बता देता हूँ जी ये क्या है। ये भी देख लेते हैं। Designated zones, जी ये in this designated zone specified by the decision of the cabinet shall be treated as being outside the state and outside the implementing state, subject to the following conditions. The designated zone is a specific fenced geographical area which has a security measures and customs controls to monitor entry and exit of individuals and movement of goods to and from the area। ठीक है जी। The designated zone shall have internal procedures regarding the method of keeping, storing, and processing of goods therein। The operator of the designated zone complies with the procedure set by the authority। Where the designated zone changes the manner of operating or breaches any of the conditions based on which the area was specified as designated zone under a decision issued by the cabinet, the designated zone will be treated as if inside the state। The transfer of goods between designated zones shall not be subject to tax if the following two conditions are met: where the goods or part thereof are not released and are not in any way used or altered during the transfer between the designated zones, where the transfer is undertaken in accordance with the rules for custom suspension according to GCC कॉमन कस्टम लॉ। ठीक है जी। इसके अलावा तो इसमें और कोई बात नहीं बताने वाली। एज एन एक्सेप्शन टू क्लॉज 6, अच्छा, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एनी सर्विस is considered to be inside the state if the place of supply is in the designated zone। ये देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, यानी वो उसके ऊपर वैट लगेगा। As an exception to clause 6 of this article, the supply of place of supply of any service shall be outside the state where shipping or delivery services are supplied directly to in connection with the goods that have the place of supply outside the state according to paragraph B and C of clause 5 of this article, and all the conditions are met. Shipping or delivery services are supplied by the same supplier to the goods. The supplier of the goods is a non-resident and not registered for tax. Though these goods are sold via an electronic sales platform. An electronic sales platform means any type of online sales platform, including websites and electronic application, which brings together third-party sellers and buyers, and through which goods may be sold and purchased with or without shipping or delivery services। The person owning the electronic sales platform is not the supplier of the goods। जी इसमें कोई मसला? हाँ जी, ये बेसिकली पाकिस्तान में भी लॉ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है आपका 2012 का। उसके मुताबिक ना मैं आपको उससे समझा देता हूँ। उससे उसके मुताबिक ना अगर कोई एंटिटी उसके अंदर जो कंडीशंस लिखी हैं उसको मीट करके बनाई जाए, उसको 5 साल या 10 साल के लिए ना टैक्स की एग्जेम्पशन है। लाइकवाइज ये वहां पे भी ना डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स बनाए हुए हैं। ठीक है जी।
तो उनके अंदर अगर आप कोई सप्लाई करते हैं, जैसे गवादर की पाकिस्तान में एग्जांपल है, या इस तरह ये एससीजी की एग्जांपल है, तो वो सप्लाई जो है बेसिकली एग्जाम्प्ट होती है, राइट। इसमें भी मसला, बिल्कुल आसान सी बात है, कोई इशू है तो मुझसे पूछ लें। जी ऑल गुड। अच्छा जी। अच्छा उसके बाद इनपुट आउटपुट वाली कहानी है जी, कैसे इनपुट आउटपुट क्लेम करने। बेसिकली जिस तरह हमने कल देखा था कि वैट का बिल्कुल सेम सेक्स वाला सीन होता है कि आपने जो आउटपुट टैक्स चार्ज की है, ये आउटपुट आपने चार्ज किया और इसमें से आप लेस कर देते हो इनपुट टैक्स, ठीक है जी। तो जो डिफरेंस है वो आपने पेबल टू एफटी। अब ये इनपुट टैक्स ना पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है कि ये इनपुट टैक्स ना वेरीफाइबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेरीफाइबल। अच्छा पाकिस्तान में क्या कंडीशन है, लाइक वाइज वहाँ भी कंडीशन है। वेरीफाइबल का मतलब है कि इनपुट टैक्स जो है वो सबमिट विद एफबीआर हो, ठीक है, उसके अलावा फ्रॉडुलेंट ना हो, फिर जो सप्लायर है वो उसे डिस्क्लोज करे अपनी रिटर्न में, ठीक है, और फ्रॉडुलेंट ना हो, जो इसकी इनवॉइस है वो अवेलेबल हो नेम ऑफ। ये चार कंडीशन है पाकिस्तान में, ये कंडीशन होती है। सिमिलर ये कंडीशन जो है ना आपकी वहां पे भी है, यूई में भी है, कि इनपुट रिकवरेबल कब होगा, जब आप उसको यूज कर रहे हो। अच्छा ये भी था, ये तो ये तो खैर वो एग्जाम्पल वगैरह वाली कहानी आ जाती है ना, कि taxable supplies can supplies that are made outside the state which would have been taxable had they been made in the state. Supplies specified in the executive regulations of this degree law. Uh, 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 Acha, where the goods were acquired by taxable person in another implementing state and then moved into the state, यानी फॉर एग्जाम्पल केएसए में आपने कोई चीज खरीदी और उसको फिर आप यूएई ले आए, the taxable person shall be entitled to treat the tax paid in respect of the goods in implementing state as recoverable tax subject to the conditions specified in the executive regulations। अच्छा ये कैसे है, मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पे। एक चीज आप एक सर्विस पंजाब से आप लेते हो, राइट, आप सिंध के रजिस्टर्ड पर्सन है और आप पंजाब से एक सर्विस लेते हैं और यहाँ पे ना इनपुट पे कर देते हैं, ठीक है, और सिंध में जो है ना वो आप क्या करते हो जी, उस पे आउटपुट टैक्स चार्ज करते हो। तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह का सिनेरियो है ना, तो आपने जो इस सिंध में आउटपुट पे किए इसमें से पंजाब, पंजाब सिंध में जो आउटपुट चार्ज की है इसमें से जो पंजाब में आपने आउटपुट पे किया है ना, ये माइनस कर सकते हो, इस आउटपुट में से ये इनपुट माइनस कर सकते हो। ये मिसाल के तौर पे इसमें आप लिख दो ये यूई है, ये केस है, और ये यूई है, सॉरी ये यूई है, यूई में सर्विस हो रही है ना, और ये केस है। तो कहते हैं कि ये जो आपने केस में इनपुट पे किया है ना इस गुड पे, वो आप क्या कर सकते हो, उसका इनपुट ले सकते हो यहाँ पे, राइट। अच्छा जी, उसके अलावा अ, 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 the supplies referred to in paragraph C of clause 1 of Article 54 of this decree law are the supplies of financial services where the place of supply of these services is treated as outside the state and the recipient of services is outside the state at the time when the services are performed. Uh, okay, chief evidence, okay, okay। इसमें भी मसला, ये सारी कोई बातें हैं जो हमने कल पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी। नॉन रिकवरेबल कौन से है जी, अ, ये जो इस तरह की सिनेरियोज हैं।
where the person is not a government entity as specified in cabinet division, and there is a provision of entertainment services to anyone not employed by the person. अगर आप कोई entertainment services लेते हैं और उसके ऊपर आप इनपुट पे करते हैं तो वो रिकवरेबल नहीं है, इंक्लूडिंग कस्टमर्स, potential customers, officials, or shareholders, or other investors. Where a motor vehicle are purchased, rented, or leased for use in the business and is used for personal use by any person. ठीक है जी, इसका भी इनपुट आपको अलाउ नहीं है। फिर where the goods or services are purchased to be used by employees for no charge to them and for their personal benefits, including the provision of entertainment services, except in the following cases. अगर आप उनको कोई फ्री सर्विसेज देते हो तो उसके ऊपर भी वो नहीं है, इनपुट आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट where it is a legal obligation to provide those services or goods to those employees under any applicable labor law in the state or in the designated zone. It is contractual obligation or documented policy to provide those services or goods to those employees in order that they may perform their role, and it can be proven that to the normal business practice in the course of employing those people. Where the provision of goods or services is a deemed supply under the provision of this decree law. इसमें कोई मसला? जी, कोई मसला परेशानी इसके अंदर? इधर की- हाँ जी, कोई सवाल है यहाँ तक? चलूं आगे? जी मुझे बताएं, कोई सवाल है या चलूं आगे? समझ आ रहा है कि कहीं पे कुछ रुक के पूछना है मुझसे? जी प्लीज सब लोग बता दें, मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ आ रहा है, कि आप लोग बोल ही नहीं रहे। अच्छा जी, ये सारी बातें जो या तो प्रोसीजरल है या हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको स्किप किए जा रहा हूँ। अच्छा, ये रजिस्टर में recoverable input tax occurred before the tax registration on the tax return submitted on the first tax period following the tax registration, which has been paid for any of the following: supply of goods and services made to him prior to the date of registration, import of goods by him prior to the date of registration. अच्छा, ये पाकिस्तान में ना ये लॉ है, मैंने आपको कल ही बताया था कि पाकिस्तान में आप स्टॉक का जो है वो 30 डेज पहले तक का इनपुट ले सकते हो, और जो इम्पोर्ट्स है उनका 90 डेज पहले तक का इनपुट ले सकते हो। तो यूएई के अंदर में ना ये लॉ है कि जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर होते हो तो आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हो। As an exception to the clause 1 of this article, input tax may not be recovered in the following cases: the receipt of goods and services for the purposes other than making taxable suppliers, input tax related to part of capital asset that depreciates before the date of tax registration if the services were received more than 5 years prior to the date of registration। अच्छा, इसमें 5 साल का, पाकिस्तान में 30 दिन के अंदर 5 साल गए। Where a person has moved the goods to another implementing state prior to the tax registration in the state। ठीक है जी, इसके अलावा आपको उसका इनपुट आप ले सकते हो। अच्छा, ये भी कुछ इसमें बताने वाली बात नहीं है। इसमें भी कुछ बताने वाला नहीं है, अपॉर्चमेंट है सीधी सीधी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, कैपिटल एसेट स्कीम, इसको डिस्कस करने से पहले रेगुलेशन देख लेते हैं। ये आपको पता है ना ये कैसे करते हैं? अपॉर्चमेंट का पता है कैसे करते हैं? जी, सर एनटीआर एफटीआर तो वो दूसरी थी ना, इनकम टैक्स की। ये सेल्स टैक्स की अपॉर्चमेंट है। मैं करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने टैक्सेबल परचेजेस की, ये सप्लाईज परचेजेस की 100 दे रखी, राइट? अच्छा, इसके अलावा आपने 3 काम किए, आपने सप्लाईज की
पहले आपने एग्जाम सप्लाईज की जिसमें बिल्कुल आपका हुआ फॉर एग्जाम्पल आपने 50 की एग्जाम सप्लाईज की। अच्छा, आपने फिर टैक्सेबल सप्लाईज की बिल्कुल इसमें से फॉर एग्जाम्पल 70 की, और जीरो रेटेड की आपने फॉर एग्जाम्पल 30 की। ठीक है। अच्छा, आपने वीएटी शुरू में कितना पे किया होगा? 5%, इतना वीएटी पे किया ना? अच्छा जी। अब ये जो वीएटी आपने पे किया ना, ये पोर्शन होगा इस सब के ऊपर, इस पूरी वैल्यू। ठीक है। कैसे होगा जी? ये टोटल निकल आया, और यहाँ से उनका ये आ गई। अब आपका ये वाला जो वीएटी है ना, ये वाला रिकवरेबल नहीं है, ये नॉट रिकवरेबल। ठीक है। ये वाला रिकवरेबल है। रिकवरेबल से ये मुराद है कि इसमें को आप आउटपुट में से माइनस कर सकते हो। और ये वाला क्या जी? ये भी रिकवरेबल है, जीरो रेटेड है ना? अच्छा जी। अच्छा, इसके लिए ना मैंने एक वो बनाई हुई है, एक शीट भी। मैं वो शीट भी ओपन कर देता हूँ। इसके फौरन बाद हम वो शीट पे चलेंगे ताकि वो रिटर्न आपको समझ आ जाए। अच्छा, if there is any difference in any tax year between recoverable tax as specified in this article in the recoverable tax which would arise if a calculation was made which reflects the actual use of goods and services to which the tax rates exceeds 250,000 the taxable। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन। ये पूरी जो है ना, ऐसे तरीके कार समझ आ गया ना आपको कि करते कैसे हैं। अब मैं आपको इसके वो बता देता हूँ कि इसमें होता है बेसिकली मामला क्या है। ये हम उस पर देख लेंगे शीट पे, ये इससे हम नहीं देखते, हम इसको डायरेक्ट शीट पे जाके देख लेंगे, उससे क्रॉस चेक कर लेंगे। अच्छा, इसको इग्नोर करते हैं। कैपिटल एसेट स्कीम देख लेते हैं जी। व्हाट इज कैपिटल एसेट स्कीम? If a capital asset is supplied or imported by a taxable person, the latter shall assess the period of use of such asset and make the necessary adjustments to the input tax paid person to the capital asset scheme. A taxable person shall keep the records related to capital assets for at least 10 years. The executive regulation shall specify capital assets subject to provision of this law. मैं आपको जरा बता देता हूँ। अच्छा, a capital asset is a single item of expenditure of a business amounting exceeded 5 million AED or more excluding tax on which tax is payable and which has estimated useful life equal equal or longer than 10 years. 10 years in case of the building, 5 years for all capital assets other than building. Items of stock stocks which are for sale shall not be treated as capital assets. Expenditure consisting of small lot, sum. which collectively amount to 5 million AED or more shall be treated as a single item of expenditure of 5 million or more for the purpose of this article where the sums are State used enough for any of the following. अच्छा जी, जी समझ आया। इसका कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि 5 million AED से ज्यादा है, तो वो कैपिटल एसेट होगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मुख्य परेशानी। जी, कोई मसला परेशानी इस बात के अंदर, स्पेसिफिक क्लॉज के अंदर? हाँ जी, कोई मसला किसी को?
चलो आगे, कोई इशू है, सवाल करना है? ऑल गुड। प्लीज बता दिया करें यार। अच्छा जी। अच्छा ये कैपिटल एसिड की बुक क्यों की ये कैपिटल एसिड, ये देख लीजिएगा, जो इसके अंदर मेन एक चीज देखने वाली है वो ये, a capital acid eligible for capital acid scheme shall be monitored and the input tax incurred shall be adjusted as required in accordance with the provision of this article over a period of either 10 consecutive years for building or part thereof, or 5 consecutive years or other capital assets commencing on the day on which the owner first used the capital asset for the purpose. अच्छा, नॉट ये सी समझ आ गया ना, कि जिस तरह आप उसकी डिप्रिसिएशन का क्लेम कर रहे होगे ना, लाइक मैंने आपने हर साल उसके वैट को भी उतने सालों पे आपने क्लेम करना है। अच्छा, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज वन, if capital asset is destroyed, sold or otherwise disposed of before the end of the period referred to, In clause 1 of this article, capital asset scheme shall cease C in respect of the asset in the tax year in which the asset was destroyed, sold or uh, disposed of. The tax year in which the capital asset is acquired shall be treated as year one for the purpose of capital asset scheme. The taxable the person shall keep a capital asset register and record record that in the input tax incurred on the capital asset. asset in year 1 as well as details of any adjustments made to the input tax taxation under this article. हाँ जी। अच्छा, अच्छा उसके बाद कहते हैं कि आप क्या करें, ये चीज समझ आ गई है। आई थिंक सर मैं वो शीट ओपन कर ही लेता हूँ। नहीं ओपन, आप आपको नींद, आप लोगों ने ब्रेक करनी है? फिर एक काम करते हैं, 8:30 तक ब्रेक रख लेते हैं, उसके बाद फिर रिस्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ही सारे जो है ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। 8:30 तक में इंशाल्लाह कुछ शुरू करते हैं। आप लोग ब्रेक करना, तब तक मैं वो शीट जो है ना ओपन कर लेता हूँ।